हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। लास्टली हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी। हमने जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें हमने देखा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक चीजें, जैसे कि मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट, वुड्रो विल्सन के बारे में, देन नेचर, स्कोप, इन सब चीजों के बारे में। अब हम बात करेंगे दो नए कॉन्सेप्ट। ये रिवीजन सीरीज है, यानी इसमें मैं सिर्फ आपके रिवीजन में हेल्प करने वाली हूँ, और जहां पर जो चीजें कनेक्ट होती हैं मैं उनमें आपको जो कॉन्सेप्ट लिंक होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे आज के जो दो टॉपिक हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, वो हैं आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज एन आर्ट और साइंस, और सेकेंड हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है या एक साइंस है। ये सबसे पहले आप डिबेट स्टार्ट हुई थी जब वुड्रो विल्सन ने कहा कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंस की तरह डेवलप करना चाहिए, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहां से शुरुआत होती है, और साइंस को डेवलप करने के लिए आपके क्लासिकल थ्योरिस्ट जो होते हैं, क्लासिकल थिंकर्स, वो इसी एस्पेक्ट को लेके चलते हैं, साइंस की तरह वो डेवलप करना चाहते हैं। अब इसके अंदर आपको कुछ एस्पेक्ट ध्यान में रखने हैं। अगर आप उन एस्पेक्ट पे जज करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि ये एक आर्ट है या एक ये साइंस है। ओके, तो हम बात करते हैं वो कौन कौन से एस्पेक्ट है जिनके ऊपर आप बता सकते हैं कि ये फील्ड जो है हमारा, ये साइंस की इसमें साइंटिफिक स्टडीज होनी चाहिए या फिर उसको एक आर्ट की तरह डेवलप करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता हो आर्ट का और साइंस का। ठीक है, मैं बेसिक सा डिफरेंस बता देती हूँ। साइंस का मतलब होता है आप कहीं पे चले जाओ, हर जगह जनरल प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स या जनरल प्रिंसिपल्स कहने का मतलब ये होता है कि हर जगह सेम प्रिंसिपल्स लागू होंगे। फिर चाहे आप यूएसए में स्टडी कर रहे हो, चाहे आप यूरोप में हो, चाहे आप इंडिया में हो, हर जगह यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। ठीक है, जनरली में इसको दिस विल बी यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ऑन द अदर हैंड आर्ट जो होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरप्रिटेशन, कौन इसको इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, पर्सनल इंटरप्रिटेशन, मेरे लिए हो सकता है आर्ट अलग मीनिंग रखती हो, आपके लिए हो सकता है आर्ट अलग मीनिंग रखती हो। तो ये डिपेंड करता है पर्सन पे, जो इसको समझ रहा है, जो इसकी स्टडी कर रहा है, या जो इसको बना रहा है। आर्ट उस पर्सन पे डिपेंड करती है। ये अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग मीनिंग कन्वे करती है। तो पूरी डिबेट इसी के अराउंड है कि क्या हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स डेवलप करना चाह रहे हैं, हम इसको एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पे जब स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो हमें एक आर्टिस्टिक अप्रोच लेके चलनी है या फिर हम साइंटिफिक अप्रोच लेके चलें। ठीक है, तो कुछ एस्पेक्ट है जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, जिनके ऊपर ये पूरा डिस्कशन चलेगा। पहला डिस्कशन होता है, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन किससे बने हुए हैं? ह्यूमन से। आपको किस पे बात करनी है? ह्यूमन नेचर पे। अगर तो ह्यूमन नेचर प्रिडिक्टेबल है, तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, एक साइंटिफिक, एक साइंस की तरह आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप कर सकते हो। दूसरा क्या फील्ड है आपका? वैल्यूज। और तीसरा है आपका प्रिंसिपल्स। ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, हर एक पर्सन की खुद की अपनी पर्सनालिटी है, वो कुछ वैल्यूज कैरी करता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो कुछ मेथड्स को फॉलो कर रहा है। अगर तो ये सारी चीज एक जगह सेम ही हो रही है, एग्जैक्ट हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये साइंस है। और अगर ये सिचुएशन टू सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही हैं, तो आप क्या बोलोगे कि ये आर्ट है। ओके, अच्छा, अब इसको साइंस मानते हैं हम, मान लीजिए डिबेट स्टार्ट होगी कि ये साइंस है, तो साइंस के कुछ फीचर्स भी होते हैं। अब वो फीचर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो रेगुलरिटी, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टेबिलिटी, तीसरा आपका एब्सेंस ऑफ नॉर्मेटिव वैल्यूज। और भी काफी हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक से प्रिंसिपल्स हैं।
ये कुछ फीचर्स हैं एक साइंटिफिक स्टडी के लिए या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बोलने के लिए। अब इन सारे क्राइटेरिया को जज करते हैं। क्या आप ह्यूमन नेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। दो अलग अलग इंसान सेम सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं। इवन एक इंसान जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, या फिर एक ही इंसान अलग अलग टाइम पे सेम सिचुएशन में अलग अलग बिहेव कर सकता है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। सेकेंड थिंग, क्या आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वैल्यूज से अलग कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या अभी तक कोई जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स बने हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, यूनिवर्सल प्रिंसिपल बने हैं? नहीं, कोशिश हो रही है लेकिन अभी कोई ऐसे पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स नहीं बने हैं। दैट मीन्स इसको साइंस बोलना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बोलना अभी गलत होगा। ठीक है, क्या बोले हम इसको? अगर ये साइंस नहीं है तो क्या ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है? ये कहते हैं, वोल्डो की एक स्टेटमेंट है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे क्वोट करना चाहूंगी स्टेटमेंट को। वो कहते हैं कि अगर एट प्रेजेंट हम ध्यान से देखें तो जो इस्टेब्लिश्ड टेक्निक्स है ना, inapplicable to thinking and valuing human being। इंसान की सोच को, इंसान की वैल्यूज को आप साइंस की एस्टेब्लिश्ड टेक्निक की मदद से नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, दैट मीन्स ह्यूमन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ह्यूमन की जो विल है, फ्री विल, पर्पस और वैल्यूज, ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ साइंस। ठीक है, चलिए अब इसको फिर अगर ये साइंस नहीं है तो क्या ये आर्ट है, इस बात पे डिस्कशन जो है वो एक बार कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर कैन नॉट बी कंप्लीटली रैशनल, रैशनल बिहेवियर नहीं हो सकता। इस चीज के ऊपर आप याद करेंगे हर्बर्ट साइमन की थ्योरी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की। सेटिस्फाइंग मॉडल कि एक कंप्लीट रैशनल इंसान नहीं हो सकता डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि उसके पास ना तो इतनी टाइम है, ना ही उसके पास इतनी एक्सपर्टीज हो सकती है कि वो सारे के सारे जितने भी अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं उनको पता करके उनके सारे कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी कर पाए। तो आप वो चीजें भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। ओके, देन जब हम कोई काम करते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन is all about the running और implementing the policies। और जब आप कोई चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग, यू आर डूइंग समथिंग। और परफॉर्म करना पार्ट ऑफ आर्ट। तो ये बेटर किसके लिए क्वालिफाई होता है? आर्ट के लिए। ठीक है, अगर हम इसको स्टडी करते हैं, लेकिन इसको आर्ट कहना भी कंप्लीटली गलत हो गया, बिकॉज स्टिल हमारे पास कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनको हम यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इसको स्टडी करते हो, इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टिगेशन जब होता है, ये साइंटिफिक वे में होता है। जब इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जब आप इसकी स्टडी कर रहे हो, जब इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, तो ये क्वालिफाई होता है एज साइंस। और जब आप इसको एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कर रहे हो, आप पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो काम जो है वो आपकी अपनी विल, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी वैल्यूज, ठीक है, इनसे इन्फ्लुएंस होता है, तब वो एक आर्ट कहलाता है। होता है ना, जो इंसान जितना अच्छा होगा, आपकी लीडरशिप आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर सकती है, उसकी इफेक्टिवनेस को, उसकी एफिशिएंसी को डिफाइन कर सकती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लीडरशिप क्वालिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है।
इसीलिए ये कहना गलत होगा कि ये सिर्फ साइंस है या सिर्फ ये आर्ट है। दोनों एस्पेक्ट को साथ में लेके चलना है ताकि आप बेस्ट रिजल्ट को अचीव कर पाए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर इसको साइंस की तरह क्वालिफाई करना है, कहाँ पर इसको आर्ट मान के चलना है, ठीक है। और कोशिश ये होनी चाहिए, हमारा मकसद क्या है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ये चीज जो है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो नीड्स के अकॉर्डिंग काम करें। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी जो किसी बुक में मेंशन नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। जब हम किसी चीज को या जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंस की तरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या होता है, हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं या फिर टेक्निक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। इससे ना रिजिडिटी आती है। रिजिडिटी इन द सेंस कि हो सकता है सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो अलग अलग हों, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वहां पर एक ही अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। इससे क्या आ रही है, रिजिडिटी आ रही है। एंड रिजिडिटी से क्या होता है, आपने जो इफेक्टिवनेस चाहिए थी आपको, वो चीज यहाँ पर नहीं आ पाएगी। सेकेंड थिंग, जब आप इसको साइंस की तरह क्लासिफाई करते हो तो सोसाइटी की जो नीड्स है वो शायद फुलफिल न हो पाए, बट साइंस की मदद से आप रिसोर्सेज का यूज अच्छे से कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट तो बना सकते हो, लेकिन इसको इफेक्टिव नहीं बना पाओगे। ये चीज दो, एक ये फैक्ट है ऑब्जर्वेशनल, मतलब अगर आप इसको पढ़ोगे, ऑब्जर्व करोगे, देन यू गेट टू नो कि मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्यों यूज की है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप साइंस की तरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, और जस्ट ये कि सिर्फ कोशिश ही कर रहे हो जबरदस्ती, इट विल ब्रिंग द रिजिडिटी, एंड इससे क्या होगा, जो आपका अल्टीमेट एम था वो आप अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि इसको आर्ट और साइंस दोनों को मिला करके इसके ऊपर स्टडी हो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ स्टूडेंट आपने दो बार देखना है, एक तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से और एक प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से। प्रोफेशनल जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के पर्सपेक्टिव से और एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, तो दोनों के लिए आपको जरूरी है कि मिक्स लेकर के आओ आप साइंस और आर्ट का, ताकि आप इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है और इसके जो बढ़ते हुए आयाम हैं, जो इसके डायमेंशन हैं, उनको आप और भी क्लियरली समझ पाओ, ठीक है। ये तो हुआ आपका फर्स्ट टॉपिक, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं चलो सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस पता होने चाहिए। ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे स्टेट का रोल चेंज होगा, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी चेंज होगा। अर्लियर टाइम में मोनार्की होती थी, ठीक है, फिर आपके आए कॉलोनियल गवर्नमेंट्स आई, और अल्टीमेट क्या हुआ, डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी के साथ वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है ये चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, वो फंक्शन में जब आप पढ़ोगे, किसका काम था पहले, प्रोवाइडर, फिर किस तरीके से ये इसका रोल चेंज हुआ, इनेबलर में। आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो, जो भी सोर्स रेफर कर रहे हो, वहां पर फंक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आराम से पढ़ना। एंड फिर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस में आपको ये पता होना चाहिए इसकी फंक्शन क्या, और दूसरा जो हमने नेचर एंड स्कोप की बात की थी, वो हमने बात की थी एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में, कि ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटीग्रल व्यू हम लेके चले थे। लेकिन जो कॉमन पर्सन है, उसकी लाइफ की हर एक्टिविटी, ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी को एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेट करता है, फ्रॉम होम टू टू
यानी बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक, इवन आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो लाइफ का हर एस्पेक्ट इससे इन्फ्लुएंस्ड है। वाइट कहते हैं, एलडी वाइट कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मॉरल एक्ट, ये याद रखिएगा, इट इज अ मॉरल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज अ मोरल एजेंट। अब इससे क्या मतलब आपका मोरल एक्ट एंड मोरल एजेंट से? मोरालिटी, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई है। इट डिपेंड्स ऑन योर वैल्यूज कि आप कैसे काम कर रहे हो, और पॉजिटिव आपने काम करना है, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए काम करना है, वहां पे नेगेटिविटी नहीं फैलानी है आपने। ओके, और डेवलपिंग कंट्रीज में तो इसका रोल और भी ज्यादा और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री में प्राइवेट सेक्टर इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो जितना भी काम है मेनली स्टेट ही परफॉर्म कर रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर और भी ज्यादा आती जा रही है। हम दो पर्सपेक्टिव से इसको समझते हैं, इसके इंपॉर्टेंस को। एक हम लेके चलते हैं इंपॉर्टेंस टू द नेशन और इंपॉर्टेंस टू द पीपल। नेशन के लिए ये जरूरी है बिकॉज ये क्या करता है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है। सोसाइटी के लिए इसलिए जरूरी है बिकॉज ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आता है। लोगों के लिए क्यों जरूरी है, लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। वेरी सिंपल, हम मोस्ट ऑफ टाइम हमारी लाइफ के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंडेंट होते हैं। देन एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज जो रिसोर्सेज होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में होता है, इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप कई जगह देखोगे, अगर आप यूपीपीसीएस वगैरह को टारगेट कर रहे हो तो आप एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली वहां पे पूछा जाता है बीपीएससी में या फिर यूपीपीसीएस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल एज सोशल, एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। ऐसा क्यों? हमें ये तो पता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन रोल प्ले कर रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है, लेकिन सोशल डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले कर रहा है? बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिंग्स वैल्यूज, और जब बात वैल्यूज की आती है, वैल्यूज सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। हमारी जो वैल्यू डेवलप होती है वो डेवलप होती है हमारी सोसाइटी की वजह से, हमारी कल्चर की वजह से। तो जब हम वैल्यूज ऐड कर रहे हैं ना, दैट मीन्स हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक सोशल चेंज के एजेंट के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी के जो एविल्स होते हैं, सोशल एविल्स जो होते हैं, उनसे उनको खत्म करने में भी एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा आज का आपका काम यही है कि आपने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। यहाँ पे मैं एक और फैक्ट ऐड कर देती हूँ, सोसाइटी जो है वो डिमांड करती है, एडमिनिस्ट्रेशन उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द सप्लाई साइड एंड सोसाइटी इज एट द डिमांड साइड। तो ये बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तभी तो सोसाइटी हार्मनी में रह पाएगी, तभी तो पीस डेवलप होगी, पीस होगी, और तभी डेवलपमेंट होगी। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें जो है वो इजीली समझ में आ गई होगी, बट अगर फिर भी कुछ रहता है, कुछ मिसिंग है, तो आप अपने बिहाफ पे कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट रह गया होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट इज अ रिवीजन सीरीज। आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं तो जैसे आप रिवीजन करें, आप जाकर के अपने मेन जो रिसोर्सेज है उनको उठाइए और ये टॉपिक पढ़िए। ओके, कनेक्ट कीजिए एंड
आप पैसिव स्टडी नहीं करेंगे, आप सिर्फ वही स्टडी नहीं कर रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं, आप एक्टिवली स्टडी कर रहे हैं, आप चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, बिकॉज ये चीजें ना आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाली हैं। आप एनालाइज करते चलिए, जैसे जैसे एनालाइज करेंगे वैसे वैसे आप जो आंसर जो क्वेश्चंस देखते हैं पेपर में उनको अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।